आपके कई और पत्रकार अभी भी फ्लाइट में हैं, वो 6:30 ही पहुंचेंगे, पर हम सोचे कि अभी आपसे ही शुरू कर लें। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ अगले 3 दिन के लिए यहाँ हैं। कल सुबह 24 तारीख को 10 बजे स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी और शाम को 4 बजे सब्जेक्ट्स कमेटी की बैठक होगी, जहां 6 प्रस्तावों पर विचार विमर्श होगा और उसके बाद 25 और 26 को इन प्रस्तावों पर डिस्कशन होगा प्लीनरी में। 25 तारीख को राजनीतिक, आर्थिक और इंटरनेशनल अफेयर्स के रेजोल्यूशन पर चर्चा होगा और 26 तारीख को कृषि, किसान कल्याण, युवा, रोजगार और शिक्षा, और तीसरा जो प्रस्ताव है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण पर, इन 3 प्रस्तावों पर हम चर्चा करेंगे। 26 तारीख 2 बजे को कांग्रेस अध्यक्ष का अंतिम भाषण होगा और 4 बजे पब्लिक रैली। भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और बहुत परेशानी में है। हमने देखा करीब 5 महीने तक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पर, राहुल गांधी जी पर, कांग्रेस पार्टी पर किस तरीके का हमला हुआ, कैसे कैसे टिप्पणियां आई, जो आलोचना हुई बीजेपी के नेता, प्रवक्ता और कई मंत्रियों से, यह बिल्कुल साफ हो गया था कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा 30 तारीख जनवरी को समाप्त हुआ श्रीनगर में, पर परेशानी नहीं गई, घबराहट नहीं गई। और आप जानते हैं कि 20 तारीख फरवरी को छत्तीसगढ़ में हमारे बड़े बड़े नेता, कार्यकर्ताओं पर ईडी के छापे हुए और एक प्रयास किया गया कि हमारी जो प्लीनरी है, महाधिवेशन है, 85वां महाधिवेशन है, उसको थोड़ा डिरेल करने का प्रयास किया गया। और इसी श्रृंखला में आज सुबह आपने देखा मोदी सरकार की प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति का एक नया मिसाल हमारे मीडिया डिपार्टमेंट, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष पवन खेरा को 3 एफआईआर दर्ज किए गए, एक लखनऊ में, एक वाराणसी में और एक हालफोंग में, जो बिल्कुल असम के किनारे में है। आजकल अगर किसी विपक्ष नेता को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ती है बीजेपी को, तो असम के मुख्यमंत्री बड़े सक्रिय हो जाते हैं और असम के कुछ बहुत दूर से पुलिस के थाने में एफआईआर दर्ज होता है। जिग्नेश मेवानी पर एक ऐसा ही एफआईआर दर्ज हुआ और आज पवन खेड़ा जी पर भी ये एफआईआर दर्ज हुआ। हमारी न्यायपालिका ने आज पवन खेड़ा जी को कुछ हद तक पार्शियल रिलीफ दी है। ये सबूत है कि हमारे देश में मोदी सरकार के प्रयत्नों के बावजूद न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र के लिए अभी भी एक ज्योति बनी हुई है। टाइगर जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, आज भी हमें देखने को मिला। हालांकि मोदी सरकार के कई मंत्री और कई और दिग्गज
व्यक्ति न्यायपालिका को घबराने में, न्यायपालिका को धमकी देने में लगे हुए हैं। पर हमारा विश्वास हमेशा रहा है कि हमारे लोकतंत्र के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य है, और आज हमें उसका एक सबूत मिला। पिछले कुछ महीने से G20 के संदर्भ में प्रधानमंत्री और उनके कई मंत्री दुनिया भर में जा रहे हैं और हमारे अलग अलग शहरों में होर्डिंग लगे हुए हैं, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कहने के लिए तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी, पर करने के लिए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारे संविधान में वाक स्वतंत्रता के लिए हर एक व्यक्ति का अधिकार बनता है, पर आज हमारे देश में न केवल वाक स्वतंत्रता खतरे में है, पर वाक के बाद भी स्वतंत्रता खतरे में है। Not only is freedom of speech under threat, but more importantly, freedom after speech is also under threat. ये एक और प्रयास था हमारे महाअधिवेशन को जो शुरू होने वाली है कल परसों। कल समिति की बैठक है और प्लीनरी परसों शुरू होगी। उसको पटरी से निकालने के लिए, उसको डिरेल करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए आज जो दिल्ली हवाई अड्डे पर कांड घटा और पिछले 4-5 घंटे से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर, क्या हुआ एयरपोर्ट पर, किस तरीके से बैठने के बाद, हवाई जहाज के बैठने के बाद उनको प्लेन से हटाया गया। तब हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और हमें कुछ राहत मिली। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका कुछ हद तक मांगी है, मंजूरी दी है, पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है, धमकी दी जा रही है। पार्लियामेंट के अंदर जो हम बोलते हैं उसको रिकॉर्ड से एक्सपंज करा जाता है, और जब पार्लियामेंट के बाहर हम बोलते हैं तब हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है। तो इससे हम घबराने वाले नहीं हैं, और भी हमारे हौसले बड़े हैं, और भी मजबूत हुए हैं हम, और भी सशक्त होंगे हम। और खास तौर से हमने लगातार 15 दिन प्रधानमंत्री से 45 सवाल पूछे हैं इस गौतम अडानी घोटाले के संदर्भ में। 45 सवाल पूछे हैं हमने 15 दिन लगातार। अभी हम 3 दिन का विश्राम ले रहे हैं क्योंकि महाअधिवेशन है, और ये हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला 16वां इंस्टॉलमेंट सोमवार को निकलेगा, और 3 सवाल हम पूछेंगे और हम पूछते रहेंगे, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नई जानकारी आती है। इसमें सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है, प्रधानमंत्री खुद इसमें इनकी भूमिका है। LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, UTI, सारे सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्था इसमें जो करोड़ों परिवार की बचत इन संस्थाओं में है, और इन संस्थाओं को धमकी देकर अडानी की कंपनियों में निवेश करने का आदेश दिया गया है। इसके पहले एक और
बहुत बड़ा घोटाला था गुजरात में, जीएसपीसी का 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला। आज भूल गए हैं लोग जीएसपीसी, और किस तरीके से उसको बंद कराया गया। ओएनजीसी, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी को जबरदस्ती कहा गया कि आप जीएसपीसी को खरीदो। सीएजी की देर रिपोर्ट थे, हमने पार्लियामेंट में इस पर कई सवाल उठाए, सीएजी ने सवाल उठाए हैं, पर इस जीएसपीसी जो बार बार प्रधानमंत्री दावा करते थे जीएसपीसी के बारे में, ये बिल्कुल, अगर किसी घोटाले को भारत रत्न देना है तो जीएसपीसी को देना है, पर इसको ओएनजीसी को जबरदस्ती कहकर जीएसपीसी को खरीदने को कहा गया। अभी ये अडानी घोटाला है, कई कंपनियां हैं, और खास तौर से हम इसलिए इसको ले रहे हैं बार बार रोज, क्योंकि करोड़ों भारतवासियों का बचत एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूटीआई, कैनरा बैंक ऐसे वित्तीय संस्थाओं में है। और सभी जानते हैं कि अगर मोदी सरकार 2014 से जो निजीकरण कर रहा है, निजीकरण का फायदा सिर्फ एक ही कंपनी को पहुंचा है, और वो है अडानी एंटरप्राइज। हवाई अड्डों का निजीकरण, बंदरगाहों का निजीकरण, कैसे अलग अलग कंपनियों को खरीदा जाता है, ये सब इसकी जानकारी सब निकल रही है। और ये असंभव होता, ये बात कोई नहीं मान सकता कि प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी, पूरी जानकारी थी। मैंने पहले कहा है और आज भी दोहराऊंगा, कांग्रेस पार्टी उदारीकरण के पक्ष में है। 1991 में उदारीकरण डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे, लाए थे। हम उद्यमशीलता के पक्ष में हैं, पर हम मित्रवाद, पूंजीवाद के खिलाफ हैं। उदारीकरण हम चाहते हैं, निजी कंपनियों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, पर ये मित्रवादी पूंजीवाद या याराना पूंजीवाद के खिलाफ कांग्रेस पार्टी है। तो अगर प्रधानमंत्री सोच रहे हैं या गृह मंत्री सोच रहे हैं कि ईडी के छापे से हमारे प्रवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से हमारी आवाज बंद होगी, हम अडानी के घोटाले के बारे में सवाल और नहीं उठाएंगे, वो गलतफहमी में है। सवाल आते रहेंगे, सोमवार को हम फिर शुरू करेंगे। अगले 3-4 दिन हम व्यस्त हैं इस महाअधिवेशन में, पर इससे प्रधानमंत्री बच नहीं सकते। तो साथियों, अगर आपको कुछ सवाल है सेशन के बारे में, अभी कांग्रेस अध्यक्ष अगले 10-15 मिनट में मेरे ख्याल में रायपुर पहुंच गए हैं, और कल 10 बजे औपचारिक तौर से स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक होगी। शुक्रिया। जयराम जी, कहाँ हैं आप? इधर। हाँ जी। सैयद फ्रॉम आईएनएस ये पूछ रहे थे कि क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इलेक्शन होगा? ये निर्णय कल स्टीयरिंग कमेटी तय करेगा। स्टीयरिंग कमेटी पर निर्भर है, ये विषय जरूर स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में उठेगा। मैं आपको 2:30 बजे तक या 3 बजे तक इसकी जानकारी दे सकता हूं, आज मैं कुछ कह नहीं सकता। हमारे पार्टी के संविधान के अनुसार
स्टीयरिंग कमेटी तय करेगा। पर हम तैयार हैं चुनाव के लिए, सब तैयारी की गई है। अगर निर्णय चुनाव के पक्ष में है तो चुनाव कराया जाएगा। हेलो, जयराम जी इधर से कौशल बोल रहा हूँ दैनिक भास्कर से जी। मैं एक और मिनट मैं और कह दूं कि हम एकमात्र पार्टी है जहां हमारे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है पहले, और इस बारी भी हुआ है, और वर्किंग कमेटी के लिए भी पहले चुनाव हुए हैं, और कोई राजनीतिक दल नहीं है जहां पदों के लिए चुनाव होते हैं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में हुआ है। और पिछले 22 सालों से, सन 2000 से ऐसा कोई पार्टी नहीं है सिवाय कांग्रेस जहां संगठन में एक निष्पक्ष और एक स्वतंत्र चुनाव प्राधिकरण है, इलेक्शन अथॉरिटी है। जी, मेरा सवाल है, विपक्ष की एकजुटता को लेकर काफी सवाल उठते रहे हैं। क्या सीट यहाँ की जो बैठक होने वाली उसमें विपक्षी एकजुटता को लेकर कोई बात होगी? विपक्ष की एकता बिल्कुल मजबूत है। ईडी के खिलाफ हमारी एकता मजबूत है। 3 अगस्त 2022 को 17 राजनीतिक दलों ने एक बयान दिया था जब उन्होंने कहा था कि ये जो संशोधन पीएमएलए के बारे में मोदी सरकार लाई है ये खतरनाक है, ये हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है और इसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करने की जरूरत है। इसमें हम रिव्यू पिटीशन की बात अभी हम कर रहे हैं और अगले कुछ हफ्तों में आप इस पर कार्रवाई देखेंगे। जयराम जी, मैं रुपेश, जी मीडिया से। हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि एक बड़ा मसला है जो सेशन हो रहा है उसमें कि युवाओं को पार्टी में जगह मिले, इसके लिए संविधान संशोधन होगा। तो क्या इस पे सहमति बन चुकी है या फिर इस पर भी फैसला कमेटी तक? इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। कल दोपहर को, कल शाम को हमारी सब्जेक्ट्स कमेटी बैठेगी। युवा के मामले में एक अलग से एक ग्रुप है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन तैयार किया है, उस पर सब्जेक्ट कमेटी पर में चर्चा होगी और प्लीनरी में भी 26 तारीख को चर्चा होगी। क्या हमारे पार्टी में हमारे पार्टी के संविधान में संशोधन लाया जाएगा, उसके लिए एक अलग समिति है और वो समिति में चर्चा होगी। इस पर स्पष्टीकरण कल शाम को या परसों में आपको देने के लिए स्थिति में रहूंगा। जयराम जी नमस्कार, मैं प्रदीप, टोटल न्यूज से। जयराम जी, सवाल ये है कि वहाँ जो गठबंधन बनाने की कोशिश हो रही है और मोदी सरकार के खिलाफ जो एक गठजोड़ बनकर उभारने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, उसमें बाकी विपक्षी दलों में कई ऐसे दल हैं कई राज्यों में जहां पर कांग्रेस उनके साथ सीधे टक्कर में होती है, तो कई राज्यों में भूमिका बदल जाती है। हमने देखा त्रिपुरा में और केरला में ये भूमिका बदली हुई नजर आई है। तो फिर महागठजोड़ कैसे बनेगा? आप इंतजार कीजिए, अगले 3 दिन में क्या चर्चा होगी इस विषय पर। जरूर चर्चा होगी और पार्लियामेंट के अंदर तो सभी विपक्ष पार्टियां एक है, 1-2 पार्टियां अलग है, कुछ विचार उनके अलग होते हैं, पर ये बात आप हमेशा भूल जाते हैं कि केरला में, तमिलनाडु में, बिहार में, महाराष्ट्र में, झारखंड में कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है कई सालों से। तो ये बार बार कहना कि ये गठबंधन कोई नई चीज है, ये गलत है। 7-8 राज्यों में तो हम पहले से गठबंधन में हैं और ये चुनाव के पहले का गठबंधन है। यूपीए गठबंधन चुनाव के बाद में बना था, चुनाव के पहले नहीं बना था। हम मानते हैं 2 चीजें हम मानते हैं, मैंने पहले भी कहा है, मैं उसको दोहराऊंगा। विपक्ष की एकता को मजबूत करना हमारी जो भूमिका है, हम जानते हैं, हम पहचानते हैं। सशक्त कांग्रेस के बिना विपक्ष एकता असंभव है। कांग्रेस को मजबूत होना है,
कांग्रेस को सशक्त होना है, तभी विपक्ष की एकता प्रभावशाली होगी। दूसरा सिद्धांत यह है कि अगर गठबंधन होगा तो एक सकारात्मक साझा कार्यक्रम होने की जरूरत है। सिर्फ नकारात्मक नजरिए से हम गठबंधन नहीं बना सकते। एक सकारात्मक कार्यक्रम होना है, कॉमन प्रोग्राम होना है। मैं मिनिमम प्रोग्राम नहीं कहूंगा, कॉमन प्रोग्राम होना है तो सब लोग सहमति देते हैं उस कार्यक्रम को। तो इस पर अभी और भी बात करने की जरूरत है। 2024 के पहले 2023 में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। पहला मील पत्थर 2023 के चुनाव है, बाद में 2024 के चुनाव आते हैं। तो अभी से ही विपक्ष एकता विपक्ष एकता विपक्ष एकता बोलना, मैं समझता हूं ये वक्त नहीं है अभी भी, क्योंकि अभी राज्यों में चुनाव बाकी है और इन राज्यों में जैसा कि छत्तीसगढ़ है, जैसा कि मध्य प्रदेश है, जैसा कि राजस्थान है, जैसा कि कर्नाटक है, जैसा कि तेलंगाना है, यहां कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी है। मेन विपक्ष इन राज्यों में, राजस्थान में हम सत्ता में हैं, छत्तीसगढ़ हम सत्ता में हैं, पर मध्य प्रदेश में हम सत्ता में थे। 20 मार्च 2020 को सरकार गिराया गया। कर्नाटक में हम मुख्य विपक्ष पार्टी हैं। तेलंगाना में 28% हमारा वोट शेयर है। तो ये ऑपोजिशन यूनिटी 2024 के लिए जो मायने रखता है उसका वक्त आएगा। अभी हमें 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करनी है। जयराम जी, रंजीता बात कर रही हूँ टाइम्स नाउ नव भारत से। कल आपने कहा कि कल से अधिवेशन शुरू होगा और कल स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी। क्या उस बैठक में वर्किंग कमेटी का चुनाव हो या ना हो उस पर भी सहमति बनेगी? और अगर बनेगी तो क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ये लोग सब कल पहुंच जाएंगे इस बैठक में? कल 10 बजे को स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी। हमारे पार्टी संविधान में ये स्टीयरिंग कमेटी जो बनता है वो वर्किंग कमेटी को स्टीयरिंग कमेटी कहलाया जाता है। तो कल 10 बजे स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी और इस पर चर्चा, चुनाव क्या होने हैं नहीं होने हैं इस पर चर्चा होगी। इस स्टीयरिंग कमेटी में कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे मैं आपको कल ही बताता हूँ। अटेंडेंस रजिस्टर मेरे पास नहीं है, वो कल ही साफ होगा कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे। पर कल 10 बजे स्टीयरिंग कमेटी में ये विषय होगा, आएगा। और सब्जेक्ट्स कमेटी जो है, स्टीयरिंग कमेटी में करीब 60 लोग हैं, सब्जेक्ट्स कमेटी में करीब 150 लोग हैं। सब्जेक्ट्स कमेटी इन 6 प्रस्तावों पर चर्चा करेगी और उसको अनुमति देगी ताकि वो प्लीनरी में पेश किया जाए। सर मैं संजय, एक मिनट। संजय, हेलो सर, मैं न्यूज 24 से वैभव। एक एक करके बोलो। सर मैं न्यूज 24 से वैभव। ईडी की कार्रवाई सर अभी भी छत्तीसगढ़ में चल रही है, बंद नहीं हुई है। नेताओं के बाद अब जो सरकार के विभाग है वहां पे दबिश देनी शुरू कर दी है और अधिवेशन के साथ साथ ये चल रहा है। इस पर कुछ कहेंगे सर? ये चल रहा, मैंने कहा है यहाँ जो छापे हुए हैं ये प्रतिशोध, उत्पीड़न की राजनीति है और हमारे महाअधिवेशन को बदनाम करने के लिए किया गया है। और ये एक दिन नहीं हुआ, 3 दिन चले हैं। और मैं क्या कह सकता हूं, ईडी तो एक हथियार है मोदी सरकार के हाथ में अपने विपक्षियों पर हमेशा चलाने के लिए। जयराम जी, आप आज आपने पवन खेड़ा के मुद्दे को उठाया और आपने 2 दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये अमृतकाल नहीं, अघोषित आपातकाल है। जो आज का घटनाक्रम है उसके बाद क्या आपको लगता है कि एआईसीसी सेशन में आपको
अघोषित आपातकाल को लेके कोई अलग से प्रस्ताव पारित करने का समय आ गया पार्टी के लिए? हो सकता है, मैं नहीं कह सकता हूं। अब तक तो 6 प्रस्ताव हैं, पर राजनीतिक जो हमारा रेजोल्यूशन है, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में, उसमें जिक्र किया गया है कि ये अघोषित आपातकाल है और ये अमृतकाल नहीं है, यह आपातकाल है। इस पर जरूर चर्चा होगी। इस पर चर्चा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। रोज हमें मिसाल मिलते हैं ये अघोषित आपातकाल की। जयराम साहब, मेरा सवाल है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा है कि 2024 में कांग्रेस विल लीड द अलायंस, तो क्या इसमें टीएमसी और टीआरएस के लिए कोई जगह है? क्या उनसे भी बातचीत करेंगे? क्या इस बारे में कोई रोड मैप आएगा इस अधिवेशन में? आप कांग्रेस प्रेसिडेंट के भाषण का इंतजार कीजिए। परसों उनका भाषण है, 40 मिनट का भाषण होगा, उसमें ये सब राजनीतिक मुद्दे का जिक्र होगा। पर हम मानते हैं कि अगर कोई गठबंधन बनता है, उस गठबंधन के सभी पार्टियों को हमारे प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठानी है। सभी पार्टियों को स्पष्ट तरीके से, बिना डर के, बिना खिसखिसा के, बिना कोई समझौता के, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। ये जो गठबंधन बनेगा, जो कोई पार्टी कहेगी कि हम कांग्रेस के साथ, आज कांग्रेस पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो प्रधानमंत्री की नीयत, प्रधानमंत्री की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही है। ईडी के छापे पड़े हैं, हमारे नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। तो मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार की नीयत और नीतियों के खिलाफ अगर आप साहसिक ढंग से आवाज उठाएंगे तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी आपके साथ काम करेगी। पर जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, हमारा कोई दो चेहरा नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 15 दिन से अगर एक पार्टी है जो रोज अड़ाने के मामले में प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है, वो कांग्रेस पार्टी है। सर, मैं डॉक्टर अनिल द्विवेदी हूं, प्रखर मीडिया हाउस से। और सर, एक सवाल ये पैदा हुआ है, जिस तरह शिवसेना के मामले में चुनाव आयोग ने सब कुछ दूसरे खेमे को दे दिया, तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या विधायक और सांसद ही पार्टी हो गए हैं कि वो खेमा बदल ले तो पार्टी का संगठन कुछ नहीं रहा, उससे पूछ करके कोई फैसले नहीं होंगे क्या? तो ये भी है कि जब B1 दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए, तो वो जिला अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिग्नेचर से होता है। तो सवाल ये है कि विधायक और सांसद ही क्या पार्टी हो गए हैं, या संगठन का भी कोई वजूद है जिसके आधार पर चुनाव आयोग को फैसला करना चाहिए? मैंने आपको कहा है पहले ही, ये अघोषित आपातकाल है। हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, 2014 से एक सिस्टमैटिक प्रयास किया गया है इनको कमजोर करने के लिए। उसमें बदकिस्मती से चुनाव आयोग भी एक ऐसी संस्था है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के दबाव में न आकर निष्पक्ष तरीके से काम करें, निर्णय लें। और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है, हम सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं कि उन्होंने कभी कभी दिखाया है कि सरकार के दबाव के बावजूद वो संविधान को सुरक्षित रखने के लिए पीछे नहीं है। पर आपने देखा है पिछले कुछ महीने में हमारे कानून मंत्री और कई बड़े बड़े व्यक्ति
जिनका नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, क्योंकि मेरे खिलाफ बाद में प्रिविलेज मोशन होगा, जो जिस तरीके से वो लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में, रोज उसकी आलोचना करने में, इस क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एक रणनीति है। रणनीति ये है कि सरकार सर्वोपरि है। हमारे लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं। एक एग्जीक्यूटिव होता है, सरकार, एक संसद होता है, लेजिस्लेचर, और तीसरा न्यायपालिका। संसद का तो आपने मजाक बना दिया है। पहली बार लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो बोलते हैं उसको रिकॉर्ड से हटाया जाता है। मैं चीफ विप हूं और मैं पूछता हूं, मैं खड़े होकर पूछता हूं, प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, क्या उसका प्रमाण देंगे? और वो भी एक्सपंज किया जाता है। तो पार्लियामेंट के अंदर तो अभी जिस तरीके से पार्लियामेंट चलाया जा रहा है, हम अंदर बोल भी नहीं सकते, हमारी आवाज उठा नहीं सकते। और पार्लियामेंट के बाहर आपने देखा है क्या हो रहा है। और इसमें तो असम बहुत सक्रिय है। अगर आपको कहीं किसी के खिलाफ धमकी देना है, एफआईआर दर्ज कराना है, असम के मुख्यमंत्री तैयार हैं, क्योंकि उनको अपनी नए मालिक के प्रति उनकी वफादारी का प्रमाण रोज देना पड़ता है, क्योंकि वो 25 साल कांग्रेस के नेता थे। तब तक तो वो भ्रष्ट थे। अभी बीजेपी के वॉशिंग मशीन के अंदर जाकर अभी एक बड़े नेता बनकर आ गए हैं। तो ये इसके खिलाफ हम लड़ेंगे, इसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठाएंगे। रास्ता कठिन है, आसान नहीं है, पर हमें चुप नहीं कर सकते। Jairam, हाँ जी, things one, even the TMC, yeah. The Trinamool Congress also says that you people. No, it's okay. Jairam, 2 questions over here. One is that the Trinamool Congress yesterday, Abhishek Banerjee also attacked you people, saying that you did not go and campaign in Tripura. That's because you wanted to help the BJP over there. You also sided with the left, and you made the fight even more difficult and acrimonious in Bengal elections. So you are also in a sense soft on the BJP. That's one. Second, for our sake, can you just give us a tentative schedule for day after? That's the 25th and the 26th. Like, when is Rahul Gandhi going to be speaking for that matter? sorry, 26th? Yeah, he'll speak either on 25th or 26th. I'm not exactly sure when he will speak, but he will speak on 25th or 26th. And Mrs. Gandhi will also speak, probably on 25th. She'll probably speak on 25th. She'll probably speak on 25th. Mr. Gandhi may speak on 25th or 26th. I'm not entirely sure. As far as your question on Tripura is concerned, it's absolutely not true to say that we are fighting the BJP. BJP is the main enemy for the alliance, for the Congress and Left alliance. On the contrary, it's the Trinamool Congress which has given every indication of being soft towards the BJP. I hope you know what has happened in the last 24 hours in the by-election in West Bengal. Systematic efforts have been made by the ruling government in West Bengal to discredit and get the Congress candidate disqualified because he's in a very strong winning position. So, to say that we are playing with the BJP in Tripura is absolutely. I would like to ask the question, which is the only political party which opposed the JPC on the Adani matter? Which is the only political party? All political parties
were united for a JPC, which is the only political party which didn't want a JPC. That should tell you everything. सर नमस्कार, मैं प्रियंका कौशल हूँ भारत एक्सप्रेस से। मैंने बहुत सारी बातें पूछना चाह रही थी, आप जवाब देते जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि आपने कहा कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है देश में जो माहौल है, लेकिन कई बार ये देखने में आया है कि जो ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है इसमें कई बार आपके ही बहुत बड़े नेता योगदान देते आए। जैसे मध्य प्रदेश का उदाहरण है कि सरकार बनी और सरकार गिरी, किस तरह से पूरे देश ने देखा। तो अगर मैं एक लाइन में ये कहूँ किसी शायर के अंदाज में कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ गद्दम था, और मेरी कश्ती डूबी जहां पानी कम था। तो ये जो अंदर से जो हो रहा है, इसको रोकने के लिए भी कोई संवाद होगा कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ? जो अंदर से डैमेज हो रही है कांग्रेस पार्टी, उस पर क्या सोच रही है कांग्रेस पार्टी? अगर एक पार्टी है हमारे देश में जहां पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, वो कांग्रेस पार्टी। अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, माफ कीजिएगा मैडम, आप कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह से जानती नहीं है, कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह से पहचानी नहीं है। सॉरी, यही तो लोकतंत्र का एक निशान है कि हम अपनी इतनी आलोचना होती है पार्टी के अंदर कि हम इसको सह भी जाते हैं, और कहा जहां कार्रवाई हमें करने पड़ चाहिए थोड़ा हम करते नहीं है, और वो जो लक्ष्मण रेखा है ना, वो बढ़ते रहता है, बढ़ते जाता है। मैडम एक मिनट में, जी जयराम जी नमस्कार, मैं संजीव। हमारा ऑक्सीजन ही संवाद है, संवाद ही संवाद होता है हमारे पार्टी में, हमेशा संवाद होता है। किस पार्टी में इतना संवाद होता है? और अगर डायरेक्ट संवाद नहीं होता है, हमारे नेता सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद करते रहते हैं, अखबारों में आर्टिकल लिखते रहते हैं संवाद करने के लिए। तो हमारे पार्टी में संवाद की कोई कमी नहीं है, आप चिंता मत कीजिए संवाद की। जयराम जी नमस्कार, मैं संजीव पीटीआई मैं भाषा कभी से। ज्यादा आपका सवाल सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक से। हाँ। जी नमस्कार, मैं संजीव हूँ पीटीआई भाषा से। सर लगातार बात हो रही थी अडानी को लेकर। मेरा सवाल ये है कि आपके जो जहाँ पे आपकी सरकार है, जिन राज्यों में, वहां पे भी अडानी काम कर रहे हैं, तो ऐसे जहाँ पे अडानी काम कर रहे हैं तो क्या आप वहां भी उनके कामों को रिव्यू करेंगे या फिर कोई विचार करेंगे फिर से? अगर ये सवाल राहुल जी से पूछा गया, उस दिन गौतम अडानी भी जयपुर में थे और उन्होंने 60,000 करोड़ का निवेश का वादा किया राजस्थान सरकार को, और राहुल जी से पूछा गया कर्नाटक में, क्या आप इसके खिलाफ हैं? और मैं राहुल जी का जो जवाब है उससे मैं बेहतर जवाब नहीं दे सकता हूं। उन्होंने कहा हमने कोई विशेष ऐसा रास्ता नहीं खोला है एक उद्योगपति के लिए, एक पूंजीपति के लिए। अगर कोई पूंजीपति या कोई उद्योगपति आना चाहता है और निवेश करना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री नहीं कह सकता है कि नहीं चाहता हूं, मत आइए। ये राजनीतिक हकीकत है। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है क्या कानून बदले गए? क्या जो एक पूंजीपति के लिए लागू होता है दूसरे पूंजीपति के लिए भी लागू होगा? क्या स्पष्ट और पारदर्शिता से निर्णय लिया गया है? क्या कोई विशेष फेवर दिया गया है? तो यही उन्होंने जवाब दिया और यही जवाब मैं दूंगा आपको। हम उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं हैं। जहां निवेश होता है, निवेश से ही रोजगार पैदा होता है। हम निवेश चाहते हैं और खास तौर से निजी निवेश चाहते हैं। पर ये जो मित्रवादी निवेश है, जो मित्रवादी पूंजीवाद है, 6 हवाई अड्डे नीति आयोग और वित्त मंत्री कहता है, वित्त मंत्रालय कहता है, सॉरी, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग कहता है कि 6 हवाई अड्डों का निजीकरण हो रहा है
आप किसी एक व्यक्ति को 2 हवाई अड्डों से ऊपर मत दीजिएगा, पर सारे 6 में से 6 हवाई अड्डे एक व्यक्ति को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो एक खास मित्र है। इसके खिलाफ हम हैं, निवेश के खिलाफ नहीं है। अगर प्रतिस्पर्धा होती है, अगर कंपटीशन होता है, कौन इसके खिलाफ हो सकता है? हम तो खिलाफ नहीं है। महेंद्र मिश्रा जनचौक से। एक तो ये जानना चाहेंगे कि जो महाधिवेशन हो रहा है इसका मुख्य संदेश क्या है, कांग्रेस क्या बताना चाहती है 2024 के चुनाव के पहले। दूसरा जो है छत्तीसगढ़ में, इसका जवाब मैं अभी दे दूं सीधा। जी। 26 तारीख तक इंतजार कीजिए, चलिए। आपको स्पष्ट 5 सूत्री कार्यक्रम मिल जाएगा। दूसरा छत्तीसगढ़ में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में अगर ईडी के छापे पड़ रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से आपके एमएलए पर, तो कुछ छापे बस्तर इलाके में जनता के ऊपर भी पड़ रहे हैं। सीआरपीएफ से लेकर सुरक्षा बलों के जो स्थानीय पुलिस की इकाइयां हैं, एक गांव में 144 लोगों के खिलाफ यूएपीए लगा है। ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना हुई है। नारायणपुर में क्रिश्चियन पर हमले हो रहे हैं, सरकार रोक नहीं पा रही है। इस तरह की तमाम घटनाएं और दमन जो है जनता का हो रहा है, ये अगर आपके प्रदेश में हो रहा है तो इसका भी जवाब जनता जानना चाहेगी। जी देखिए, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं 2018 के पहले होती थी। 2018 के बाद विश्वास, विकास, सुरक्षा के मूल मंत्र को लेकर हमारी सरकार चली है। यही कारण है कि नक्सलवादी घटनाओं में 80% की कमी आई है। हम नहीं कहते हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राज्यसभा में लिखित जवाब देते हैं। और नक्सलवादी हत्याओं में 58% की कमी आई है। छत्तीसगढ़ में अब तालमेटला, एडस मेटा जैसी घटनाएं नहीं होती, मदनवाला जैसी कोई घटनाएं नहीं हुई हमारी सरकार आने के बाद, जीरम जैसा कोई कांड नहीं आया हुआ। आज बस्तर की जनता का भरोसा सरकार के प्रति बढ़ा है। ओके, शुक्रिया। अभी इसका जवाब हम बाद में दे देंगे। अभी कल मैं 2:30 बजे को एक ब्रीफिंग करूंगा स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के बाद में। हालांकि मेरा यह अनुभव रहा है कि वर्किंग कमेटी का बॉल बाय बॉल कमेंट्री आपको मिल जाता है, फिर भी औपचारिक तौर से 2 या 2:30 बजे अब मैं ब्रीफिंग करूंगा। स्टीयरिंग कमेटी आपको बता दूंगा क्या निर्णय लिए गए हैं, और जो सवाल उठाया गया, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या चुनाव होंगे कि नहीं। हालांकि जब आपको 11 बजे तक पता चल जाएगा, अब सबके पास मोबाइल फोन होगा। आप तो ये नहीं कह रहे हैं कि स्टीयरिंग कमेटी में आओ और मोबाइल फोन बाहर रख के अंदर आओ, हम वो नहीं करते हैं। पर मैं जानता हूं कि आपके सूत्र बहुत गहरे हैं और कई लोग जल्दी में है इस जानकारी देने के लिए। पर 2 बजे या 2:30 बजे, 2 या 2:30 मैं बता दूंगा। कल एक ब्रीफिंग करेंगे, मैं करूंगा और हमारे संगठन के महामंत्री वेणुगोपाल जी भी रहेंगे। Yes, Jaramji, one question here. Jaramji, one question here. As you are questioning the credibility of TMC in fight against BJP, they are questioning. I have not questioned the credibility of anybody. I have only questioned the fact that all political parties wanted a JPC on the Adani scam, but one party did not agree to that. That's all I am saying. I did not name any parties. Yes, but TMC is questioning the ability of Congress to defeat BJP, because they are saying that Congress is losing election after election in direct fight against BJP. What do you want to say? No, this is not a press conference on TMC. This is a press conference on C, not Trinamool Congress. This is on Congress, not Trinamool Congress. So let's see. We are fighting TMC in Tripura. We are fighting TMC in Meghalaya. Although the TMC in Meghalaya is nothing but people who have left the Congress and joined the TMC. So if the TMC is so serious about working in the Congress with the Congress party, they should stop poaching on the Congress. They tried to do this in Goa and they failed miserably. I'm sure they'll fail miserably wherever they try poaching. The last question. सर, मैं प्रदीप नामदेव, खबर फास्ट न्यूज से। सर, पवन खेड़ा जी ने जो बयान दिया है प्रधानमंत्री को लेकर, ये बयान कहां तक सीमित है और पार्टी इसका समर्थन करती है इस बयान का? सर
बयान के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। उस दिन 17 तारीख था। 17 तारीख को 22 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस था। 22 शहरों में अडानी घोटाले को लेकर हमारे प्रवक्ता गए थे और हमारे प्रवक्ताओं के मन में सिर्फ एक ही विषय था, गौतम अडानी, गौतम अडानी, गौतम अडानी।